जुर्म की जंजीरें बोलेंगे जब जब, अपराध के अंधेरे जबड़े खोलेंगे जब जब, तब खौफ के सन्नाटे के खिलाफ हम करेंगे ऐलान जंग। नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और आप देख रहे हैं गुनाह। डराती वारदात और गुनाह की गर्मी से पिघलते जज्बात की पूरी तफसील आज के खास बुलेटिन में। साल 2017 उत्तर भारत के एक शहर में आलीशान बंगले में आग लग जाती है। आग में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत होती है और बचता है तो सिर्फ उस घर का लड़का कैडल। बाद में कैडल को ही पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उसके बाद जो राज एक एक कर खुलते हैं वो सुनकर देश दहल जाता है। अब 7 साल बाद मंगलवार को आरोपी को सजा सुनाई जानी है, लेकिन उससे पहले देखिए इस पूरी वारदात की रूह कपाने वाली ये कहानी। आत्मा कैसी दिखती है? एक सवाल और खत्म हो गई 4 जिंदगियां। केरल हत्याकांड की इनसाइड स्टोरी। – 2017 का अप्रैल महीना। जगह केरल के तिरुवनंतपुरम का नंथनकोड इलाका। यहाँ रिटायर्ड प्रोफेसर ए राजाथंकम अपने परिवार के साथ रहते थे। परिवार में उनकी पत्नी डॉक्टर जीन पद्मा, बेटल केडल जेनसन राजा, बेटी कैरोलीन और एक रिश्तेदार ललिता रहती थी। पिता राजाथंकम ने दोनों बच्चों को डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया भेजा। कैरोलीन कुछ समय पहले ही अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आ गई, जबकि केडल अपनी बहन के साथ ऑस्ट्रेलिया गया था, इसलिए वो वहां रहकर पढ़ाई करता रहा। वहां पढ़ाई के दौरान वह शिज़ोफ्रेनिया, जो कि एक प्रकार का मानसिक विकार होता है, उसका शिकार हो गया। उसकी रुचि इन चीजों में सबसे ज्यादा बढ़ने लगी कि आखिर आत्मा दिखती कैसी है, हमारा शरीर आत्मा के साथ कैसे काम करता है, मौत होती ही क्या हम आत्मा को देख सकते हैं। इस तरह के कई सवालों के बारे में वह जानने की दिलचस्पी रखने लगा। वह इन सवालों को लेकर इतना आतुर हो गया था कि उसने अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना ही छोड़ दिया। बस इस सवाल के जवाब में रहने लगा कि आखिर आत्मा दिखती कैसी है। वह दिन रात इसी पर रिसर्च करने में लगा रहता। जैसे तैसे उसने अपने मेडिकल की पढ़ाई पूरी की और वापस केरल आ गया। फिर यहाँ आकर भी आत्मा से संबंधित सवालों को लेकर वह रिसर्च में लगा रहा। घर वालों से भी इतना बातचीत नहीं करता, न तो वो बाहर जाता और न ही अपने कमरे में किसी को आने देता। उसने अपने आप को एक कमरे में बंद सा कर लिया था। बस दिन भर किताबों में यही सवाल ढूंढता रहता कि आखिर आत्मा दिखती कैसी है। कैडल के मानसिक स्थिति को देखते हुए उसे 2 बार मनोरोग विशेषज्ञ के पास भी ले जाया गया। वहां वो बस उन्हीं बातों को लेकर डॉक्टर से सवाल करने लगा। उसका ट्रीटमेंट भी चला, लेकिन उसका भी कैडल पर कोई असर नहीं हुआ। घर वालों ने सोचा कि हो सकता है कि समय बीतने के साथ साथ उसका ये पागलपन भी दूर हो जाए। दिन बीतते गए और वह यूं ही घर में बैठे बैठे बस पैरानॉर्मल एक्टिविटी और आत्मा के बारे में रिसर्च करता रहा। फिर उसने एक ऐसा निर्णय लिया जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। उसने सोचा कि अगर मैं किसी को अपनी आंखों के सामने मार डालूं तो हो सकता है मैं शरीर से बाहर आत्मा को निकलता देख सकूं। इसके लिए उसने किसी के मर्डर का प्लान बना डाला। फिर केडल का पहला शिकार बनी उसकी मां। 6 अप्रैल 2017 के दिन घर पर सिर्फ केडल, उसकी मां जीन पद्मा और आंटी ललिता थे। केडल सबसे पहले अपनी मां के कमरे में गया। वहां उसने देखा कि मां बेड पर लेटी हुई है। केडल ने मां को तेज धारदार हथियार से मारना शुरू कर दिया।
माँ उसके सामने गिड़गिड़ाती है कि वो ऐसा न करे, लेकिन केडल के सर पर तो भूत सवार था। उसे बस आत्मा देखनी थी, इसलिए वो माँ पर हमला करता रहा। चीख पुकार सुनकर दूसरे कमरे से आंटी ललिता भी वहां आ गई। कमरे का मंजर देख वह दंग रह गई। तभी उनके मुंह से चीख निकली। केडल ने पीछे मुड़कर पहले उन्हें देखा, फिर अपनी माँ को देखा। तब तक माँ की मौत हो गई थी। केडल को लगा कि हो सकता है जब वो पीछे की तरफ मुड़ा तब तक उसकी माँ की आत्मा निकल गई होगी, इसलिए वो फिर अपनी आंटी की तरफ बढ़ने लगा। उसने फिर उन्हें भी उसी तरह मार डाला, लेकिन तब भी उसे आत्मा दिखाई नहीं दी। यूं ही 3 से 4 घंटे बीत गए। केडल वहां बैठकर यही सोचता रहा कि आखिर उसे आत्मा दिखाई क्यों नहीं दी। इसी बीच केडल के पिता राजा थंकम और बहन कैरोलीन भी घर पर आ गए। दोनों ने अंदर का नजारा देखा तो वो सन्न रह गए। केडल को तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने फिर आत्मा देखने के चक्कर में अपने ही पिता पर तेज धारदार हथियार से हमला कर दिया, लेकिन उसे फिर भी आत्मा दिखाई नहीं दी, तो उसने इसी तरह अपनी बहन को भी मार डाला। लेकिन अफसोस इस बार भी वही हुआ, केडल को आत्मा नजर नहीं आई। वह यूं ही 3 दिन तक फिर उन लाशों के साथ उस घर में बैठा रहा। दरअसल उसे लग रहा था कि शायद आत्मा अभी भी उन चारों के शरीर में ही है, इसलिए वह 3 दिन तक लाशों के साथ बैठा रहा। लेकिन 3 दिन बाद यानी 9 अप्रैल को जब लाशों से बदबू आने लगी तो केडल को घबराहट होने लगी। उसने सोचा कि कहीं वो फंस ना जाए, इसलिए उसने लाशों के छोटे छोटे टुकड़े किए, फिर पूरे घर में आग लगा दी। उसके बाद खुद मौके से फरार हो गया। पड़ोसियों ने पुलिस को उसकी अजीबोगरीब हरकतों के बारे में भी बताया कि कैसे वो किसी से भी बात नहीं करता था और उसका बर्ताव भी काफी अजीब था। पुलिस के शक की सुई सीधे केडल पर जा गिरी। पुलिस ने टीमों का गठन किया और जल्द ही केडल को गिरफ्तार भी कर लिया गया। केडल ने गिरफ्तार होते ही सब कुछ कबूल कर लिया। हैरानी की बात यह थी कि केडल को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। वो तब भी यही कह रहा था कि उसे सिर्फ आत्मा देखनी थी। वो लगातार मुस्कुरा रहा था। पुलिस ने फिर उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। जैसे हर ताले की चाबी होती है, उसी तरह से हर गुनाह की एक सजा होती है। केडल का गुनाह तो हमने आपको दिखा दिया, लेकिन इस गुनाह की सजा केडल को क्या मिलेगी, ये मालूम चलेगा कल जब फैसला सामने होगा। और कल गुनाह में आपको इस गुनाह की सजा की भी पूरी खबर दिखाएंगे। लेकिन आज वादों के कत्ल की एक और कहानी आपके साथ। पति पत्नी 7 जन्मों तक साथ जीने और मरने की कस्में खाते हैं, लेकिन शायद अब ऐसा कलयुग आ चुका है कि ये कसम टूटना आम बात है। और आम है पत्नी का अपने ही पति को मौत के घाट उतार देना। एक और पत्नी आखिर क्यों बनी अपने ही पति की हत्यारा? देखिए गुनाह की एक और वारदात में। पति और पत्नी दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, लेकिन सबको अचंभा तो तब हुआ जब उसी पत्नी ने अपने पति के साथ जीने और मरने की कसम तोड़ उसी की हत्या कर दी। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। 3 बच्चों की मां ने अपने बच्चों को अनाथ कर दिया और अब सलाखों के पीछे है। इस कलयुगी पत्नी ने अपनी पति की गला दबाकर हत्या कर दी, लेकिन ये उसने अकेले नहीं किया, उसका किसी ने साथ दिया। और जब हत्या के बाद पत्नी पुलिस की पकड़ में आई तो पूरा राज परत दर परत खुलता गया। पति पत्नी दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, लेकिन पत्नी कातिल निकली। पत्नी ने अपने पति की गला दबाकर हत्या कर दी। इस हत्या के पीछे की जो वजह सामने निकल कर आई है, पत्नी के किसी गैर मर्द से अवैध संबंधों के चलते यह वजह बनी, जिससे पत्नी ने पति को मौत के घाट उतार दिया।
यह गुड़ थाना क्षेत्र के हरदी गांव की घटना है, जहां एक पत्नी ने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया है। दरअसल पूरा मामला रीवा के गुड़ थाना क्षेत्र के हरदी गांव का है। रीवा जिले के गुड़ थाना अंतर्गत हरदी गांव में बीती रात पत्नी ने अपनी पति की हत्या कर दी और उसका साथ दिया महिला के प्रेमी ने। दोनों ने साथ मिलकर पति की गला दबाकर हत्या कर दी। लेकिन वो कहते हैं ना कि क्राइम करने के बाद आरोपी आखिर में पकड़ा ही जाता है, तो इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। हत्या करने के बाद पत्नी अपने सास के पास गई और जाकर बताया कि पति की तबीयत ठीक नहीं लग रही है। जब मां ने जाकर बेटे को नजदीक से देखा तो बेटा मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। ये देख पूरे घर वाले घबरा गए, उनके पसीने छूटने लगे। उन्हें समझ नहीं आया कि एकाएक ही क्या और कैसे हो गया। घर वालों की सूचना के बाद पड़ोस के लोग भी पहुंचे और फिर पुलिस को मामले की सूचना दी गई। पुलिस ने जांच शुरू की, एक एक कर सबसे सवाल जवाब हुआ और फिर जब बारी आई पत्नी की तो पूछताछ के दौरान पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या करना कबूल कर लिया। पुलिस ने तुरंत दोनों को हिरासत में लेकर आगे की जांच शुरू की है। घटना की जानकारी देते हुए मृतक मोहन साकेत के पिता शंभू साकेत ने बताया कि घटना करीब रात 8 बजे की है। हल्की हल्की बारिश हो रही थी, घर के सभी सदस्य सो गए थे। तभी बहू अपनी सास के पास आकर बोलती है कि आपका लड़का अजीब हरकतें कर रहा है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तत्काल घर वालों ने युवक को देखा और पड़ोसियों को बताया, फिर हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी करने लगे, लेकिन तब तक बेटे की मौत हो चुकी थी। सकियन माने कहते थे, उसकी दोस्ती ठीक रही साहब। तो जब सोई पहुंच गई तब उसको बुलाती थी वो मुरहा को। आज सालिए फिर जब उसको हटना भी तो कही कि हम औखा मार डालन तहुआ। जब यह गया तो कहीं हम देख कर इसके बाद हम भाग गए। झगड़ा झांसी अपने आप किए मियाँ बीवी, तो मम्मी से भागते हुए गई तो देखे तो भैया थे ही नहीं। तो बोले कि हमारे लड़का को मार के बोल रही है कि अब तुम्हारा लड़का बोलता ही नहीं है, यह मैं बोल रही थी। आरोपी बहू की सास का कहना है कि बहू कई सालों से घर में किसी गैर मर्द को बुलाया करती थी, जिसका नाम भूरा मुढ़ा है और पड़ोस के गांव महाडांडी का निवासी था। पुलिस ने इस युवक को भी हिरासत में लिया है। पत्नी के द्वारा इसमें हत्या की गई, लेकिन अभी हम मार्ग पंजीबद्ध किए हुए हैं और इसमें एविडेंस हम कलेक्ट कर रहे हैं। पत्नी और उसके प्रेमी को हमने अभी राउंड अप किया है, उनसे पूछताछ कर रहे हैं इस विषय में। आए हुए साक्ष्यों के आधार पर हम इसमें कार्रवाई करेंगे। दुख की बात ये है कि अब पीछे 3 बच्चे रह गए हैं, जिनके पिता की मृत्यु हो गई है और मां उनके ही पिता के कत्ल में जेल में है। फिलहाल पुलिस ने मर्ग पंजीबद्ध कर शव को पोस्टमार्टम के लिए संजय गांधी अस्पताल भेज दिया है और आरोपी पत्नी और प्रेमी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। आगे साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। धनेंद्र प्रताप सिंह, IBC 24, रीवा। और गुनाह में अब बात धरती के गुनहगारों की, उन गुनहगारों की जो जीवनदायिनी नदियों का सीना छलनी कर रेत का अवैध उत्खनन करते हैं। मगर इस बार ये गुनाह और भी संगीन है, क्योंकि इस बार सिर्फ नदी का सीना छलनी नहीं किया, बल्कि एक पुलिसकर्मी को कुचलकर मार डाला गया। छत्तीसगढ़ में रेत का बड़ा खेल, माफिया के आगे प्रशासन ढेर। कौन लगाएगा रेत माफिया पर लगाम? रेत माफिया को क्यों नहीं है प्रशासन का खौफ? ये ऐसे सवाल हैं जो गाहे बगाहे छत्तीसगढ़ में सामने आ ही जाता है। जगदलपुर से सरगुजा और जशपुर से कावरधा तक रेत माफिया का खौफ चौतरफा है। रेत खनन माफिया आए दिन प्रशासन को ठेंगा दिखाते नहीं थकते हैं, लेकिन प्रशासन है कि इन पर कार्रवाई नहीं कर पाती। अब तो इन्होंने इंतहा पार कर दी है। प्रदेश के रामानुजगंज में रेत माफिया ने एक पुलिसकर्मी के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया, जिससे पुलिस जवान शिव भजन सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। ये पूरा मामला सनावल थाना क्षेत्र के लिब्रा गांव की है। सरगुजा रेंज की IG ने इस मामले में रेत माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सनावल थाना प्रभारी दिव्यकांत पांडे को निलंबित कर दिया है। आरक्षक शिव बच्चन सिंह
वो वहाँ पर एक जो एक ट्रैक्टर वहाँ पर अवैध उत्खनन में इन्वॉल्व था, उससे चोट खाकर वहीं पर गिर गया और जिसके पश्चात जो है उसके आज सुबह डेथ हो गई है। इस पूरे प्रकरण में जो है इस पर जांच की जा रही है किस प्रकार से ये पूरी घटनाक्रम हुई है। रेत की तस्करी करने वाले कहां के लोग हैं, कौन सा गिरोह इसमें शामिल है, इसके बारे में अब तक पता नहीं चल सका है, जिसकी पतासाजी में टीमें जुटी हैं। अब सरगुजा रेंज के आईजी ने अवैध माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस अधीक्षक हो, सभी थाना प्रभारियों को इस संबंध में सख्त निर्देश है किसी प्रकार की अवैध गतिविधियां कहीं भी संचालित नहीं हो और इसी क्रम में अगर कहीं पे अवैध कोयला या अवैध उत्खनन के संबंध में किसी भी प्रकार की कोताही हमारे अधिकारियों द्वारा बरती जाती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, ऐसा बताया गया है। और आपके माध्यम से या कहीं और माध्यम से जहाँ कहीं भी सूचना ऐसी मिलती है उसमें विधिवत कार्रवाई की जाएगी। रामानुजगंज की जीवन दायिनी कही जाने वाली कनहर नदी से रेत का अवैध उत्खनन लगातार जारी है। बार बार शिकायत के बाद भी प्रशासन अवैध माफिया पर नकेल लगाने में नाकाम है। क्या पुलिसकर्मी की हत्या के बाद प्रशासन की नींद टूटेगी और रेत तस्करों पर कड़ी कार्रवाई होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। गुनाह में आज के लिए इतना ही। कल फिर आएंगे गुनाहों की नई कहानियों के साथ। तब तक सतर्क रहिए, सावधान रहिए और सुरक्षित रहिए।